आज फसल चर्चा के तहत आईसीएल की तरफ से मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह एक बार पुनः आप लोगों के बीच में किन्नौर में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की चर्चा को लेके आया हूं। और मुझे जहां तक जानकारी है कि ये वो समय है जब हमारे किन्नौर के बागवान भाई, चाहे वो राजस्थान के हैं, पंजाब के और हरियाणा के हैं, उनका मेन फोकस है हार्वेस्टिंग के बाद में फसलों की ट्रेनिंग प्रूनिंग करना और उसके अंदर बेसल फर्टिलाइजर देना। अभी जहां तक किन्नौर के बागों की जानकारी के लिए आईसीएल हर साल जनवरी के महीने में एक कैंपेन रन करता है और उस कैंपेन के दौरान हमारी टीम जहां तक संभव हो सके हमारे डीलर नेटवर्क के आसपास में किन्नौर के बागों में जाती है और उनका पूरा जो साल भर का जर्नी था पिछले फरवरी से लेकर के और दिसंबर तक का, उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, न केवल न्यूट्रिएंट, उन्होंने किस तरीके से बागों की कटाई छटाई की है, किस तरीके से उसके अंदर खाद का प्रबंधन किया है, किस तरीके से दवाई चलाई है और क्या उनका प्रोडक्शन आया है और क्या समस्या है, उसको लेकर के हमारी टीम उनसे इस बार चर्चा की। और उस टीम में हमारी बहुत बड़ी टीम थी, उसमें से मयंक भारद्वाज जी फॉर्चुनेटली हमारे साथ में हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मयंक जी हमारे हिमाचल के प्रभारी हैं और उनका एप्पल के अंदर एक अपना एक्सपोजर है, लेकिन एप्पल के क्षेत्र में काम करने के अलावा उन्होंने अपने जीवन काल में किन्नौर के अंदर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। तो इसलिए आईसीएल हमेशा उनको इस कैंपेन में पार्ट प्ले करने को रिक्वेस्ट करती है और अपना समय निकाल के वो किन्नौर के एरिया में आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मयंक जी से कि वो किन्नौर में उन्होंने जो अनुभव किया उसकी जो भी संक्षिप्त विवरण अगर वो अपने शब्दों में बयां कर सके हमारे किसान भाइयों को तो प्लीज करें। इस दौरान मैं अपनी प्रेजेंटेशन को लगाने का प्रयास करूंगा। तब तक मयंक जी प्लीज हमारे किन्नौर के आज जितने भी किसान भाई जुड़े हैं उनको आप बताने का प्रयास कीजिए कि जो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस था इस जनवरी के महीने में, क्या आपने फार्मर से सुना समझा जिसको कि मुझे आज बताने की जरूरत है। मयंक जी प्लीज। आपका आवाज नहीं आ रहा। कुछ तो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मयंक जी का आवाज नहीं आ रहा है। सूरज आपको आ रहा है मयंक जी का आवाज? जी नहीं सर। कोई नहीं, आप मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल है? यस सर। ओके। मयंक जी, सूरज जी आप थोड़ा देखिएगा टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है, जब तक उनका नेटवर्क वो उनके एंड से सर, उनके एंड से। ठीक है। तो किन्नौर के सभी बागवान भाइयों को आज मैं आईसीएल इंडिया की तरफ से मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सादर नमन है। और पिछला जो किन्नौर का ये सीजन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा, जैसा मैंने अनुभव किया। मैं भी कुछ बागों में गया और मुझे लगता है कि इस साल की जो तैयारी है, अब आपने मन बना लिया होगा कि कब कितना खाद डालना है, किस तरीके से अपने बागों को संभालना है और उसमें आज की चर्चा आपको कहाँ तक मदद करेगी इसका तो मैं ज्यादा उस पर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज जो भी इस चर्चा को सुनेगा न्यूट्रिशन के मामले में वो उसका कंफ्यूजन सारा मैं दूर कर दूंगा। तो इसी को लेकर के मैं आप लोगों के सामने वो चीजें रखना चाहूंगा जो मेरी टीम ने भी बताया और मैंने भी अनुभव किया। जब हम किन्नौर की बात करते हैं और उसमें खाद प्रबंधन की बात करते हैं, यानी उसमें फर्टिलाइजर देने की बात करते हैं, तो किन्नौर एक ऐसा पेड़ है जिसको कि एक अच्छी खासी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और हर साल उसको एक जितना उसका रिमूवल है और जितना उसको प्लांट की रिक्वायरमेंट उसका जरूरत उसको होता है। लेकिन इसमें बागों की जो सोयल की फर्टिलिटी है वो बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन रखती है। जैसे कि आपने अनुभव किया होगा, आपके पास दो बाग है, एक में वो सेम खाद ज्यादा फलन दे रही है और एक में वही खाद से उतना फलन नहीं आ रहा है या पौधा उतना तंदुरुस्त नहीं दिख रहा।
उसमें 2-3 चीजें न्यूट्रिशन की दृष्टि से हो सकता है कि आपकी या तो मिट्टी में न्यूट्रिशन का लेवल जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, या फिर मिट्टी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण न्यूट्रिशन होने के बावजूद भी, यानी उसमें तत्व है, न्यूट्रिएंट है, पर वो पौधे को नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसको अनुभव किया गया है न केवल पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। हरियाणा और पंजाब और राजस्थान का इतना ही गैप है कि जो किन्नौ बाग हरियाणा में है उनकी मिट्टी थोड़ी सैंडी है, मतलब उसमें बालूपन है, इसलिए वहां पर अभी वो समस्याएं नहीं आएंगी जो पंजाब में आ रही होंगी। अब पंजाब की मिट्टी में जो कि सख्त है, जिसमें क्ले पार्टिकल ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट का लेवल ज्यादा है, वहां पर उनको दूसरे प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो चैलेंजेस है ये तो आपके बाग पे आधारित होंगे, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें किन्नौ का पूरा बेल्ट, चाहे वो गंगानगर का बेल्ट हो, अबोहर का बेल्ट हो और सिरसा और का एरिया हो, ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें तो आपका एनपीके लेवल में नाइट्रोजन फास्फोरस लो बता रहा है, कहीं पे हाई है, लेकिन हाई होने के बावजूद पीएच हाई होने से पौधे में फास्फोरस की लीफ के अंदर डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। तो इन जनरल आपके यहाँ पर एनपीके के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट पे जिंक, आयरन और मैग्नीज की कमी देखी जा रही है बागों में, और साथ साथ में जो नए पौधे अगर उसमें देखेंगे तो कॉपर की कमी भी देखने को मिल रही है। और इसका मेन कारण आपके सभी बागों का जो पीएच लेवल है वो बहुत अधिक है, कहीं कहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट भी ज्यादा होने से फास्फोरस की अवेलेबिलिटी और माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी पौधों को नहीं हो पा रही, इसलिए पौधों में कमी देखने को मिल रही है। हमारी टीम ने जब किन्नौ के ऑर्चर्ड्स में घूमे तो उन्होंने कुछ फोटो शेयर की, उसमें से मैं सब तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, बट मैं बहुत क्लोजली इनको देख करके इतना जजमेंट ले पाया कि ये जो 3 उनकी फोटो थी उसमें मैं एक आयरन की डेफिशिएंसी, एक जिंक की और एक मैग्नीज की डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर पाया। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी चीजें भेजी थी पर वो मेरे को समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको नहीं शेयर किया है। तो अगर आपके बागों में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जो आज किन्नौ में सबसे ज्यादा देखी जा रही है वो इन 3 न्यूट्रिएंट की देखी जा रही है, और आपको अपने न्यूट्रिशन में देखना पड़ेगा कि हमें किसी तरीके से ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट की थोड़ी मात्रा बागों को देनी है, चाहे वो फोलियर के माध्यम से दें, चाहे वो फर्टिगेशन के माध्यम से आप दे पाए। अब सोयल पीएच की अगर मैं बात करूं तो सोयल पीएच एक वो निर्धारित करता है कि अगर आपकी जमीन का पीएच अच्छा है, यानी इन जनरल 6 से 7 या 7.5 तक भी वो काफी हद तक आपको बेनिफिशियल रहता है। लेकिन जो मैं बागों की दशा देख पा रहा हूँ, किन्नौ में कोई भी ऐसा बाग नहीं है जिसका पीएच लेवल 7.8 से नीचे है, और 8.5 है, 8.9 है। तो ऐसी दशा में आपको फास्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, और यही कारण है कि आपको फास्फोरस और फर्टिलाइजर ज्यादा एक्स्ट्रा डालने की जरूरत पड़ती है। और इस कारण से 2 चीजें हो रही हैं, एक्स्ट्रा फास्फोरस भी किसी न किसी तरीके से सॉइल के अंदर डिसबैलेंस का कारण बन रहा है अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए, और जो आपका एक्सपेंसेज है वो बढ़ जा रहा है। तो इसको ध्यान में अगर देखा जाए तो हमें इस तरीके के फर्टिलाइजर्स पे जाना पड़ेगा जो सिर्फ अभी तक ज्यादातर मैं कहूं 80 से 90% हमारे बाग जो है वो अभी एनपीके यानी जो सब्सिडी वाली खाद है, बल्क जो 50 किलो के बैग में आती है, उस पर डिपेंडेंट है। मैं जब भी अपने किसान भाइयों से मिलता हूं तो वो कोई इस समय पे सुपर पे जा रहा है, यानी एसएसपी पे जा रहा है, कोई एनपीके पे जा रहा है, तो कोई डीएपी और एमओपी के फार्मूले पे जा रहा है। वो फार्मूले आज भी काम करेंगे, लेकिन वो उतना कामयाब नहीं होंगे अगर आपकी सॉइल की दशा ऐसी है। तो अगर आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है, आपका पीएच अच्छा है, तो आप ये 3 खाद से काफी अच्छा बागों से फल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके में पीएच की समस्या है तो मेरा ये मानना है कि कोई भी फास्फेटिक फर्टिलाइजर जो आप डालते हैं, जितना भी डालेंगे उसको आपको 3 गुना एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, और वो 3 गुना एक्स्ट्रा धीरे धीरे ज्यादा समस्या पैदा करेगा। तो अब समय आ गया है कि हमें अपने बागों के लगातार अच्छे पैदावार के लिए स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स को भी अपनाएं, और एप्लीकेशन के तरीके में बदलाव करके हम इस खेती को और अच्छा कर सकते हैं, अपने बागों को और मजबूत कर सकते हैं, ताकि जो बाग
आप 5 साल से 8 साल के बीच में तैयार करते हैं और उसको अगले 10, 15, 20 साल तक उससे प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो वो तभी संभव है आज की परिस्थिति में जब आप एक कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे न्यूट्रिएंट का, यानी जो हमारे ट्रेडिशनल या बल्क फर्टिलाइजर्स हैं और एक स्पेशलिटी फर्टिलाइजर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब लेके चलेंगे तभी आप बागों से अच्छा फलन ले पाएंगे। अब इसमें बहुत सारी फर्टिलाइजर्स कंपनी है, मैं आईसीएल का कुछ वो चीजें बताना चाहूंगा जो कि किन्नों के लिए इसको एकदम अलग रखती है और इसके प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को भी वो किन्नों के लिए बेस्ट मानती है। सो आईसीएल जैसा कि आप लोग जानते हैं ये इजराइल का मेन कंपनी है और इसका जो उद्भव इजराइल से हुआ है, लेकिन आज ये विश्व के सभी बाजार में अपना लोहा मनवा चुकी है और ये एक लीडिंग मिनरल कंपनी है जो कि न केवल एग्रीकल्चर बल्कि फूड और इंडस्ट्रियल मार्केट में भी अपने को साबित कर चुकी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। जहां तक आईसीएल पोर्टफोलियो इंडिया की बात करूं, क्योंकि ग्लोबली तो इस कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया में हम धीरे धीरे इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं। जिस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है हमारे जो विदेशी जो पूरा इनका ग्लोबल खजाना उसमें से चुन चुन के हम बाजार में आपके लिए लेके आ रहे हैं। और हमने सबसे पहले एक प्रोडक्ट लेके आए 2020 में, पॉलीसल्फेट। उसका मेन मकसद था कि जो हमारी फार्मिंग है जिसमें हम एन पी और के को समझ पाए, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की एप्लीकेशन को देना हमने समझा, लेकिन सल्फर कैल्शियम और मैग्नीशियम का इस समय पे जरूरत था, तो हम ये फर्टिलाइजर लेके आए जो कि पूरे सॉइल एप्लीकेशन को बैलेंस करता है मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए। इसके अलावा आज एग्रीकल्चर में जो भी किसान अगर स्प्रे के द्वारा अपनी फसल को खाद नहीं देता है तो कहीं ना कहीं अपनी फसल से उसका पूर्ण उत्पादन नहीं ले पाता है। तो इसलिए हम फोलियर न्यूट्रिशन की कुछ ऐसे नया फर्टिलाइजर लाए जो कि पिछले 7-8 सालों में काफी डिमांडिंग हो चुके हैं लगभग सभी फसलों में। और ड्रिप के लिए हमारे पास में यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, हाई फॉस्फेटिक पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, और एक हमारी एनपीके लाइन है जिसको हम फर्टीफ्लो के नाम से बेचते हैं। ये तीनों ही ड्रिप के लिए सुटेबल है और इसको हम लोग स्प्लिट एप्लीकेशन में भी कभी कभी बागों में सजेस्ट करते हैं। और जिस प्रकार से ऑर्गेनिक की रिक्वायरमेंट पड़ रही है जमीन के अंदर या फोलियर प्लांट के अंदर, तो उसको ध्यान में रख के लास्ट ईयर हम लोगों ने आईसीएल बायोस का एक बायोस कैटेगरी लॉन्च किया था। और ये चारों ही अगर हम यूज को समझें तो ये किन्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पॉलीसल्फेट को मैं जस्ट रिवाइज करना चाहूंगा कि ये एक नेचुरल मिनरल फर्टिलाइजर है जिसको कि हम यूके की जो उत्तरी सागर है उसके समुद्र किनारे हमारी ये माइन है और उसकी गहराई समुद्र तल से भी गहरी है, 1250 मीटर की गहराई पर ये ऑपरेट होती है। वहां से हम सिर्फ पॉलीहेलाइट, जो पॉलीहेलाइट है इसको हम माइन करते हैं और माइन करने के बाद में हम इसको ऊपर लेके आते हैं और वहां पर इसकी सीविंग की जाती है, यानी उसको छाना जाता है और छानने के बाद में उसको पैक करके आप तक पहुंचाया जाता है। ये बताने का मकसद इतना ही था कि ये प्रोडक्ट 100% नेचुरल मिनरल है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला गया है। तो हमारी सॉइल के लिए ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका कि पीएच भी न्यूट्रल है और ये नेचुरल होने के कारण हमारी सॉइल को और मजबूती प्रदान करता है और उसके साथ साथ में ये 4 न्यूट्रिएंट भी देता है। इसमें सल्फर 17 से 18%, 12 से 13% का पोटेशियम, जो कि पोटेशियम सल्फेट है, उसको कभी भी आप कंपेयर करें तो पोटेशियम सल्फेट के साथ में कंपेयर कीजिएगा कि इतना अगर परसेंट पोटेशियम सल्फेट है तो कितना हमें एक्स्ट्रा पैसा उसके लिए देना होगा। वहीं पे 5 से 5.5% मैग्नीशियम है और कैल्शियम 15 से 16% है इन ऑक्साइड फॉर्म। सो ये चारों न्यूट्रिएंट और आपका अगर एनपीके या डीएपी को मिला दिया जाए तो एक 6 जो इंपॉर्टेंट मेजर न्यूट्रिएंट है, इंडिया में इसको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोला जाता है सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम को, लेकिन ये एक्चुअली में 6 के 6 मेजर न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। तो आप पॉलीसल्फेट को
एनपीके के साथ में, डीएपी के साथ में मिलाकर अगर आप देते हैं तो आप एक्चुअली क्रॉप को 6 न्यूट्रिएंट एक साथ प्रोवाइड कराते हैं इन ए गुड बैलेंस, और ये बैलेंस ही सॉइल से इन सारे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाता है और आपकी क्रॉप को और बेहतर स्वस्थ बनाता है। जब पॉलीसल्फेट हम लाए थे तो उस समय पे हमने बहुत सारे ट्रायल किए थे, और उसमें हमने ऑरेंज का जब रिजल्ट देखा तो उसमें हमारे फार्मर्स ने बताया कि सर ऑन एन एवरेज 40-50 फल जो है ना मुझे इसमें ज्यादा मिले मेरी प्रैक्टिस के अलावा पॉलीसल्फेट ऐड करने से, सिर्फ पॉलीसल्फेट ऐड करने से। वहीं पे अबोहर जो कि किन्नों का बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें हम लोग हर साल काम करते हैं, और वहां पर भी हमें हमेशा जिन पौधों में पॉलीसल्फेट लगातार जा रहा है उनके स्वास्थ्य, उनकी जो फ्लावर बर्ड्स, उनकी फ्रूटिंग, फ्रूट की क्वालिटी, ये सभी बेहतर मिल रही है। सो इन शॉर्ट, पॉलीसल्फेट वो प्रोडक्ट है जिसको आपको जरूर अपनाना चाहिए, और इस समय बागों में बेसल के अंदर जो खाद आपको देनी है, चाहे आप जो भी खाद दें, उसमें पॉलीसल्फेट को जरूर अपनाएं। कितना डालना है उसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। मैंने जो बोला था कि एक तो हम मिट्टी में खाद डालते हैं, ठीक है, लेकिन मिट्टी की खाद की जो एफिशिएंसी है वो इन जनरल नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो 30 से 40% नाइट्रोजन की है, 20% फास्फोरस की और 50% पोटेशियम की। वही ड्रिप के अंदर 65% नाइट्रोजन की, फास्फोरस की 30% और पोटेशियम की 60% है। लेकिन जब हम उसको फर्टिगेशन यानी कि जो ड्रिप में पानी दे रहे हैं उसी में खाद को मिला देते हैं तो वही एफिशिएंसी 95% नाइट्रोजन की, 45% फास्फोरस की और 80% पोटेशियम की हो जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर ड्रिप इरिगेशन है तो आपको स्प्लिट करना चाहिए, एक भाग सॉइल में, एक भाग ड्रिप में और एक भाग फोलियर में। सो अगर आपके पास में सिर्फ ड्रिप चलाना है और खाद को मिट्टी में डालना है तो वहां पर एफिशिएंसी जो है आपको कम मिलेगी। तो फर्टिगेशन और फोलियर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब एक रास्ता है, जो खाद आप यूज करते हैं उसके न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी को बेहतर किया जाए, अर्थात जो स्प्रे किया जाए या जो खाद दी जाए उसका ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन पौधे को मिले, ना कि वो लॉस हो। ऐसे में अगर आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स को देखते हैं तो भारत में कुछ ग्रेड्स बड़ी कॉमन है, जैसे कि कैल्शियम और नाइट्रेट, नाइट्रोजन के लिए कैल्शियम नाइट्रेट है, वो ड्रिप के लिए है, और सॉइल एप्लीकेशन के लिए बोरोनेटेड कैल्शियम है। ऐसे ही 1261 जिसको आप एमएपी के नाम से जानते हैं उस, और पीक एमकेपी यानी मोनो पोटेशियम फॉस्फेट 0.34, ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट 13045, पोटेशियम सल्फेट 0050 और एनपीके ग्रेड 9090। ये बड़ी कॉमन ग्रेड है जिनका की उपयोग होता है। लेकिन ये अगर आप सोचें कि नॉर्मल अगर आपके पानी का क्वालिटी अच्छा है तो ये फर्टिलाइजर्स बड़े ही कामयाब है, इनको आपको यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पानी का भी हार्डनेस ज्यादा है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसका भी पीएच ज्यादा है, तो यहाँ पर फिर ये उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे जितना होना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इस मिट्टी में जो खाद डालनी है तो मिट्टी में क्या हालात है उसके हिसाब से वो न्यूट्रिएंट असर करते हैं, अगर वो नॉर्मल फर्टिलाइजर है तो, और इसी प्रकार पानी में जो खाद डालते हैं पानी की क्वालिटी उन खादों को असरदार बनाती है या बेकार करती है। तो ये तो जनरल ग्रेड्स है जो आईसीएल भी बाजार में बेचती है और अन्य कंपनियां भी बेचती हैं। लेकिन आईसीएल ने उस फर्टिगेशन के चैलेंजेस को समझा। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया कि हमारे को अगर हमने फास्फोरस के साथ कैल्शियम को रख दिया टैंक में तो वो फिर खराब हो जाता है वो खाद, ऐसे ही कैल्शियम को सल्फर के साथ रख दिया तो वो भी खराब हो जाता है, जिंक को फास्फोरस के साथ रख दिया, मैग्नीशियम को तो ये कहने का मतलब है कि देयर इज एक कंपेटेबिलिटी होती है, दोनों को साथ चला सकते हैं, दोनों को थोड़ा थोड़ा साथ चला सकते हैं, यानी वो अगर बहुत लो कंसंट्रेशन में है तो, और एक ज्यादा की बिल्कुल भी नहीं चला सकते। तो नॉर्मली हमारा जो पानी है, मैंने जो चेक किया है, नॉर्मली आप लोग कहते हैं कि हमारा सब नहर का पानी है, नहर का पानी जो डायरेक्ट आप यूज करते हैं वो हो सकता है कि बेटर हो, लेकिन जैसे उसको आप डिग्गी में लेके आते हैं या उसको स्टोर करते हैं और स्टोरेज को आप 15 दिन बाद यूज करते हैं तो वहां पर फिर उसका
जो स्वभाव है बदल जाता है, उसका पीएच हाई हो जाता है, हार्डनेस भी उसकी आप देख सकते हैं। तो ये अगर पानी का हार्डनेस ज्यादा है या पीएच ज्यादा है तो ये फास्फोरस और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है जैसे जिंक है, आयरन है, आपका मैग्नीज है, ये सारों की एफिशिएंसी कम कर देगा। कैल्शियम है और मैग्नीशियम की रिएक्ट करेंगे इसके साथ में, और आपका ड्रिपर भी चोकिंग हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखे आईसीएल, जो कि इजराइल का ग्रुप है, और इजराइल में आप जानते हैं कि 80-90% की जो फार्मिंग है, मतलब लगभग 100% ही कहूंगा मैं, वो ड्रिप बेस है। तो उन्होंने अपनी कंडीशंस के ध्यान में रख के बहुत सारे फर्टिलाइजर्स के ग्रेड बनाए जो कि न केवल कंपेटिबल है, मतलब उसमें कैल्शियम को फास्फोरस का रखा है, उन्होंने जिंक को फास्फोरस का रखा है, लेकिन उसको न केवल कंपेटिबल बनाया है, उनको ऐसा बनाया है कि उनका असर जो है, उनका न्यूट्रिएंट पूरा पूरा पौधे को मिलता है। तो ये कुछ ग्रेड्स हैं उनमें से जो हम भारत के अंदर लेके आए हैं, और आने वाले समय में हो सकता है और भी ग्रेड लाएंगे। तो पिकासेट, मैकफोस, ये वो हैं जो हाई फास्फेटिक पेटेंटेड फर्टिलाइजर है आईसीएल के। इसके अलावा फर्टिफ्लो में जो एनपीके ग्रेड है, जैसे 750-7 प्लस 2 जिंक, 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम, 8047 प्लस 7 सल्फर। इसके अलावा ग्रो और ब्लूम मतलब स्टेज स्पेसिफिक 12-36-6 प्लस 3 मैग्नीशियम ऑक्साइड, 4 सल्फर, 8-24-24 4 मिक्सर। ये ग्रेड वो हैं जो कि कंडीशन के हिसाब से यूज की जा सकती है। तो इसमें जहां पर हमको फास्फोरस देना है, पानी कैसा भी हो, जमीन कैसी भी हो, ये दोनों फर्टिलाइजर कामयाब हैं पौधों को सही फास्फोरस उपलब्ध कराने में। दूसरा, अगर पानी बहुत खराब है, कैल्शियम नाइट्रेट हो सकता है आपका कामयाब ना हो, लेकिन वहां पे 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड का ज्यादा बेहतर रेस्पॉन्स देख सकते हैं। 12-6-22 और कैल्शियम नाइट्रेट को कभी कंपेयर न करें कि भाई वो इतने का आता है और वो उतने का आता है, दोनों ही फर्टिलाइजर अलग हैं। कैल्शियम नाइट्रेट से आपको कैल्शियम और नाइट्रोजन मिलता है, इसमें न केवल कैल्शियम और नाइट्रोजन मिलता है, बल्कि 6% फास्फोरस और 22% पोटेशियम भी मिलता है हाई ग्रेड का। और इसको अगर आप देखेंगे तो इस रेशियो को हम हमेशा फ्रूट ग्रोथ के बाद की स्टेज पे इसको प्रमोट करते हैं या लेटर स्टेज में, ताकि एक एनपीके का बैलेंस सही मिले, साथ में कैल्शियम मिले। तो आप भी किन्नों में इसको उपयोग कर सकते हैं। अब हमको ये समझना है कि आईसीएल का जो नॉलेज है सिट्रस के अंदर, और उसका जो सजेशन है वो आपके लिए क्या होगा। तो हमारा जो सिट्रस में जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बना है वो ये बना है कि जब हमारा अभी जो स्प्रिंग, मतलब ये जो फरवरी मार्च का जो समय है, इस समय पे क्रॉप को फास्फोरस लगभग 45% या 50% कह सकते हैं, 45% के आसपास टोटल एनपीके का, जो 12-32-16 का ग्रेड है, आप उसी हिसाब से समझ सकते हैं कि उसी प्रोपोर्शन में हमको एनपीके देने की जरूरत है इस फरवरी के अंदर। तो बेस इसके बाद में जब आपका फ्लावरिंग टू फ्रूट सेट की तरफ जाता है तो मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट क्रॉप के अंदर बढ़ता है, और ग्रोथ स्टेज में कैल्शियम भी ऐड हो जाता है इन प्रोपोर्शन। और जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाता है उस समय पे सिर्फ पोटेशियम और नाइट्रोजन का स्कोप रहता है, फास्फोरस बहुत कम चाहिए होता है। तो ये चीजों को ध्यान में रख के हमको अपने न्यूट्रिशन को प्लान हमने किया है, और क्या किया वो भी बताएंगे। लेकिन इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट और चीज है कि जो इंडिया में जो प्रायोरिटी है, मतलब जो उसको समझने की जरूरत है कि किन्नों की प्रायोरिटी क्या है। उसे अपने टोटल रिक्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर और मैग्नीशियम की जरूरत होती है। और हमारा जो अपने बागों में जो खाद देने का तरीका, उसमें हम सबसे ज्यादा फास्फोरस पे ध्यान देते हैं, फिर नाइट्रोजन पे, फिर पोटास पे देते हैं। तो इसको आपको समझने की जरूरत है। और अब सल्फर पे भी ध्यान देने लगे, जिस प्रकार से सल्फर की डेफिशिएंसी आप लोग देख पा रहे हैं। तो सिट्रस, जो कोई भी सिट्रस फूल का जो पौधा होता है वो 3:5 1:5 के रेशियो में एनपीके एक्सपोर्ट करता है। मतलब उसका जो फ्रूट आप तोड़ते हैं तो उसके साथ में 3:5 जो एनपीके का अपटेक एक्सपोर्ट होता है आपके बागों से। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ जो बागों में जब भी हम जाते हैं तो उसमें फ्रूट और फ्लावर ड्रॉपिंग की बात की जाती है। तो इसमें 4 प्रकार की फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉपिंग होती है। इसके अलावा जो होती है वो कहेंगे पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉपिंग होती है। तो मैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉपिंग, जिसमें कि
पोस्ट ब्लूम ड्रॉप, यानी जब आपका जैसे ही फूल बनता है, फूल से जैसे ही फल बनने लगता है और वहीं पे वो आपका जस्ट आफ्टर फ्रूट सेट वो गिर जाता है, उसमें पेडिकल्स जुड़ा होता है। ये मोस्टली होता है कि उस समय पे जो स्ट्रेस होगा और न्यूट्रिएंट का जो स्ट्रेस होगा, वो दोनों मेजर कारण होते हैं इस ड्रॉपिंग का। और ये एक फिजियोलॉजिकल ड्रॉपिंग है, यानी प्लांट जो करता है उसको पता है कि मेरे को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, मैं कितना लोड कैरी कर सकता हूँ, बाकी को वो गिरा देता है। तो यहाँ पर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इवन जो जून ड्रॉपिंग होती है, जून ड्रॉपिंग के दौरान क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रेस हुआ प्लांट को, तो वो क्या करता है कि जो जहां से फ्रूट जुड़ा होता है वहां पर वो हार्मोनल जो उसका सीक्रेट होता है, वो वहां से आपके फ्रूट को गिरा देता है। ये भी 90% जो है स्ट्रेस का कारण है और कुछ आपका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि हमें फ्लावरिंग और फ्रूट के साथ साथ में हमेशा मॉइस्चर को बहुत ध्यान देना होगा कि हमारे पौधे को मॉइस्चर स्ट्रेस ना हो, क्योंकि टेम्परेचर का जब बढ़ना चालू होता है तो प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर उसमें गैप रहेगा तो स्ट्रेस प्लांट में आएगा और इस प्रकार की ड्रॉपिंग आपको देखने को मिलेगी। एक होती है प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप, मतलब फ्रूट बन गया है, मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, उस समय पे भी कुछ फ्रूट ड्रॉपिंग होती है। ये हमारा यील्ड लॉस वाली फ्रूट ड्रॉपिंग होती है। यहाँ पर जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो वही है कि यहाँ पर अगर न्यूट्रिशनल जो प्रॉब्लम रहेगी तो यहाँ पर फ्रूट ड्रॉपिंग आपको मेच्योरिटी से पहले मिल सकती है। और एक लास्ट जो होती है वो हार्वेस्टिंग के दौरान, मतलब इसका मेन कारण आपका जो है वो विंटर है कि अगर टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है तो प्लांट वहां पे फ्रूट ड्रॉपिंग आपको मिलेगी, और इसका और कोई कारण नहीं है। तो आपको देखना है कि किस तरीके से पौधे को फ्रॉस्ट से आप बचाएं ताकि फ्रूट ड्रॉपिंग आपकी कम हो। तो ये फिजियोलॉजिकल ड्रॉपिंग थी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इसके अलावा न्यूट्रिएंट को देने का जो समझना है, उसमें एक चीज और समझ सकते हैं कि आपके बागों की यील्ड कितनी है। जितना आप हार्वेस्ट कर रहे हो उतना पौधे को मिलना चाहिए, यानी 1 टन जो किलो आप जब बाग से निकालते हो तो 1 से 1.25 किलो नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस, 2.5 किलो के आसपास पोटेशियम, 1 किलो के आसपास कैल्शियम, 200 ग्राम मैग्नीशियम और 100 ग्राम सल्फर का अपटेक होता है पौधे के द्वारा। अब इसमें दो चीजें हैं, आपको अपनी टोटल यील्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा देने के तरीके में कितनी एफिशिएंट खाद आपने डाली है, उतना गुना आपको खाद बढ़ा करके पौधे को देना होगा। इसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट में जब हम जाते हैं तो जिंक बड़ा कॉमन बात में रहता है, हमारे किसान भाई जिंक डालते हैं, बोरोन भी डालते हैं, लेकिन किन्नों को आयरन सबसे ज्यादा चाहिए और हमें आयरन मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए जिंक और बोरोन के साथ में, और मैग्नीज और मॉलिब्डेनम पे भी हमें ध्यान देना चाहिए अगर क्रॉप में नहीं मिल रहा है तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है जिसको कि हमें मैनेज करना चाहिए। नाउ लास्ट में लगभग मेरा ये मानना है कि 10 साल से ऊपर के जितने भी ऑर्चर्ड्स हैं और जिसमें आप खुला पानी चलाते हैं या ड्रिप से पानी देते हैं लेकिन खाद आप सॉइल में डायरेक्ट ही देते हैं, उसके लिए मेरा सजेशन है कि जो फरवरी और मार्च का समय, खासतौर से फरवरी में जो डालते हैं, आप 1 किलो एनपीके कॉम्प्लेक्स ले लें या फिर 12-32-16 जो 1 किलो में है उसके हिसाब से आप डीएपी और एमएपी का कॉम्बिनेशन ले लें, और इसके साथ में 1 किलो पॉलीसल्फेट। और अगर आप लोग सीवीड, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक आपका इशू है जमीन में, तो आप सीवीड ले सकते हैं। उसमें आईसीएल का ये हेलियोडोर है जो कि एक हाई क्वालिटी का सीवीड है और इसको आप उपयोग कर सकते हैं 100 ग्राम पर ट्री। तो मेरा रिकमेंडेशन है फरवरी के अंदर आप इस महीने में जो लोग डाल रहे हैं या जो लोग थोड़ा लेट करके मार्च में पहला बेसल डालेंगे, वो लोग 1 किलो एनपीके कॉम्प्लेक्स, 1 किलो पॉलीसल्फेट और 100 ग्राम हेलियोडोर का प्रयोग करके बेसल में जरूर करें, और ये इंश्योर करेगा आपके फ्रूट सेटिंग को और फ्रूट ग्रोथ के समय, जो मई जून का जो समय है उस समय पे भी ये न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेगा। दूसरा, अप्रैल जब आपका फ्रूट सेट हो जाता है उसके बाद में हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर चाहिए, और हमें यह मानना है कि उस समय पे आप 750 ग्राम से 1 किलो तक यूरिया का प्रयोग करें और साथ में 250 ग्राम मैक्फोस ले लें।
मैकफोस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैकफोस जो है, एक तो इसमें हाई फास्फोरस है, साथ में पोटेशियम है और इसमें मैग्नीशियम भी है, तो एडिशनल मैग्नीशियम भी यहाँ पे काम करेगा। और इसका लो पीएच, जब इसको डालेंगे तो ये कुछ समय तक सॉइल सॉल्यूशन को एसिडिक बनाएगा, तो जो आपने बेसल में एनपीके दिया है वो भी, उसका फास्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट वहां से अवेलेबल हो सकते हैं। तो इस समय पे आप 750 ग्राम यूरिया और 250 ग्राम मैकफोस के साथ में आप अप्रैल में इसका एप्लीकेशन करें, और मई में भी आप कर सकते हैं, जैसा आपका शेड्यूल आता है उस हिसाब से। इसके बाद जुलाई अगस्त में आप लोग डालते ही हैं, तो जो लोग जुलाई अगस्त में डालते हैं, आपको वही जो बेसल में किया है वो लेना है, 1 किलो एनपीके, 1 किलो पॉलीसल्फेट। और यहाँ पर क्या है कि हमें नाइट्रोजन जो है ना, एनपीके में तो हमें अमोनिकल नाइट्रोजन मिल रहा है, हमें नाइट्रेट वाली एन चाहिए, क्योंकि यहाँ से पोटेशियम का अपटेक बहुत बढ़ता जाता है। तो हमने इसीलिए यहाँ पे बोरोनेटेड कैल्शियम 500 ग्राम सजेस्ट किया और साथ में हेलिडोर। तो जो बेसल जो डोज अभी डालेंगे उसमें सिर्फ आपको एक कैल्शियम नाइट्रेट को ऐड कर लेना है 500 ग्राम। तो दिस विल एंश्योर कि कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो, और आपकी फ्रूट ड्रॉपिंग, जो प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉपिंग है, उसको ये बहुत हद तक रोकने में कामयाब रहेगा एप्लीकेशन। और एक एप्लीकेशन आप अक्टूबर नवंबर में कर सकते हैं। इसको आप महीना 15 दिन आगे पीछे कर सकते हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से। और लास्ट में आप वही बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट और 12/6/22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं, या यहाँ पर आप 8047 भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 12/6/22 रिकमेंड किया है, तो आप 250 ग्राम की मिला करके एक एप्लीकेशन वहाँ पे कर सकते हैं। इससे आपका फरवरी टू जो दिसंबर तक का जो न्यूट्रिशन है सॉइल के द्वारा वो 100% पूरा होगा। और हमने ये कोशिश की है कि हमेशा शुरू में हमें फास्फोरस ज्यादा चाहिए था, तो हमने हाई फास्फोरस पे ध्यान दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने फास्फोरस को कम किया और हम इसको आगे बढ़ाते चले गए। तो ये चीज ध्यान के हमने इसी को ध्यान में रख के किन्नू के न्यूट्रिशन को प्लान किया है। ये 10 साल से पुराने बागों में आप अपना सकते हैं। जो लोग किन्नू में फर्टिगेशन करते हैं और सॉइल में भी खाद देते हैं, उनके लिए आप 500 ग्राम एनपीके और 500 ग्राम पॉलीसल्फेट को आप अपना सकते हैं, और जुलाई के अंदर भी ये कर सकते हैं। इसके साथ में आप हेलिडोर ले सकते हैं, या फिर ड्रिप के अंदर एक्वामरीन आप चला सकते हैं। इसके अलावा एक फर्टिगेशन शेड्यूल है हमारा, जिसको हमने मंथ वाइज बांटा है, कि चूंकि आप फरवरी में बेसल फर्टिलाइजर करेंगे, तो एंड वीक ऑफ फरवरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं फर्टिगेशन को, या फिर मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए कि आप कब से फर्टिगेशन देते हैं। तो शुरुआत में हमने MAP 1261 दिया है, और साथ में यूरिया का रिकमेंडेशन किया है, जिंक लिक्विड का किया है, और लिक्विड बोरोन का किया है। इसको आप यूज कर सकते हैं। और फ्रूट सेट के दौरान, जब आपका फ्रूट सेट हो जाता है अप्रैल मई में, तो वहां पर यूरिया, पिकासिड, ब्लूम जो हमारा खाद है उसको यूज कर सकते हैं, साथ में बोरोनेटेड कैल्शियम। तो ये एक शेड्यूल है जिसको कि हम अभी कल परसों में सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से ये किन्नू के सभी किसान भाइयों तक पहुंचेगा। जिनको इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे निकटवर्ती डीलर, हमारे ICL ऑफिसर, या फिर ICL के टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क करके ये शेड्यूल मांग सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आपको अपनी शेड्यूलिंग को ऐसा करना है कि ये तो टोटल खाद है जो चलनी है, इसमें 5% प्लस माइनस किया जा सकता है। मतलब इससे इंडिकेटिव कि आपको इस हिसाब से खाद को चलाना है। अब इसमें 5% कुछ लोग ज्यादा भी चला सकते हैं, 5% कम भी चला सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका जो इरिगेशन है उसमें हमने इसको वीकली एटलीस्ट डोज को रखा है कि 5 से 8 किलो का एक डोज आपका एक वीक में जाना चाहिए। अब उसको आप हर दिन 1-1 किलो देना चाहते हैं, या शुरुआत में जैसे अभी आपका इरिगेशन जो होगा वो वीक में 1 बार होगा, फिर वीक में 2 बार होगा, फिर वीक में 4 बार होगा, फिर रोज भी चलेगा पानी, तो किस दिन आपको खाद चलाना है ये आपको निर्णय करना है। पर एक आइडिया के लिए हमने दे दिया है कि 5 से 8 किलो तक का खाद आप वीकली चला सकते हैं, और उसमें आपको ये खादें चलानी है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मिला के आप खाद को चलाना है। या एक दिन यूरिया चलाया तो अगले दिन आपने पिकासिड चला दिया, फिर एक दिन यूरिया चला दिया, अगले दिन ब्लूम चला दिया। मतलब ये आप चीजों को संभाल सकते हैं।
तो ये तो हो गया बेसल और फर्टिगेशन का। लेकिन अगर इसको हम समझे कि जो फर्टिगेशन फोलियर फर्टिलाइजेशन को अगर हम समझे तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो लोग फर्टिगेशन करते हैं वो फर्टिगेशन के साथ में अगर 3-4 भी फोलियर स्प्रे कर ले जाते हैं तो वो अपने क्रॉप को बहुत अच्छा, खास तौर से जब विंटर का समय होगा वहां पे करना है। और एक अभी फरवरी मार्च में ये स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मई जून जुलाई और जो भी स्प्रे है उसको आपको देखना है कि 1-2 स्प्रे अगर आप करते हैं तो हमेशा फोलियर न्यूट्रिशन सोयल से न्यूट्रिशन की अपटेक के लिए भी बहुत कामयाब रहता है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो हम फोलियर न्यूट्रिशन कहते हैं इसमें कम खर्चे में हम सही न्यूट्रिशन कर पाते हैं और ये एक्चुअली क्रॉप के अंदर रियल बोनस कहलाता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि 3 चीजों के लिए हम स्प्रे करते हैं, या तो हमारी कोई कमी हो गई उसको पूरा करने के लिए, या हम एडिशनल डोज देते हैं, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री डोज देते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें अपने इसके अंदर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए और सॉइल में चूंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है तो हमें एक शेड्यूल के तहत फोलियर जरूर अपनाना चाहिए। खास तौर से वो लोग जो लोग पानी देते हैं ड्रिप से या खुला पानी चलाते हैं और खाद को 2 या 3 स्प्लिट में जमीन में देते हैं, उन्हें हर महीने एक फोलियर जरूर करना चाहिए। अब फोलियर में जब हम बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे खाद हैं, लेकिन अगर आप आईसीएल को पसंद करते हैं, आईसीएल के न्यूट्रीवांट को समझते हैं, इसकी क्वालिटी को समझते हैं, इसकी जरूरत को समझते हैं, इसके पेनिट्रेशन को समझते हैं और इसकी पावर को, 41 पावर को, इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है। आपको स्प्रे करना है और उसके रिजल्ट देखने हैं। इसके 2 ही बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक कि हमारा न्यूट्रीवांट इंश्योर करता है कि स्प्रे करने के बाद जो भी चीज पौधे पे पहुंची है वो पौधे के अंदर तक जाएगी, वही गारंटी है आईसीएल की 41 टेक्नोलॉजी की। दूसरा, इसको रेडीमेड बनाया गया है, इसको हमें पता है कि क्या क्या चाहिए, तो हमने इसमें स्प्रेडर डाला है कि जब स्प्रे करेंगे तो पत्तों पे फैल जाए, पत्ते पे पानी गिरा वो फैल जाए। दूसरा, स्टिकर अगर जितना प्रवेश करता है वो उस पर चिपक जाए ताकि गिरे नहीं। और तीसरा, उसमें ह्यूमिक्टेंट, क्योंकि सूखने के बाद में हो सकता है न्यूट्रिएंट गिर जाए जो अंदर ना गया, तो उस पर एक लेयर, प्रोटेक्शन लेयर होती है जो कि उसको वाष्पन से वापस प्रवेश करने में हेल्प करती है। तो ये चीजें इसको यूनिक बनाती हैं और यूनिक से भी ये नहीं बनाती हैं, इसके अंदर हम लोगों ने माइक्रो न्यूट्रिएंट के एक वो ट्रेसेस में भी रखे हैं कि अगर हमारा किसान, हमारा जो भी कृषक है जो फोलियर न्यूट्रिशन करता है, वो न केवल एनपीके, इसके साथ में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट का छोटा मोटा कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो ज्यादा मजबूत पौधा बनता है। जैसे कहते हैं भोजन के अंदर दाल रोटी सब्जी तो सब खाते हैं, लेकिन उसी के साथ में अगर उसमें घी लग जाता है तो वो हमें ज्यादा मतलब शरीर के लिए काम करता है। ऐसे ही उसके साथ में जो एडिशनल सलाद, तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये एनपीके की रोल को बेटर करते हैं, क्रॉप की रेस्पॉन्स को बेहतर करते हैं। तो ये हम क्रॉप की जरूरत के हिसाब से, जैसे स्टार्टर है उसको हम शुरुआती स्टेज में देते हैं तो उसमें हमने आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कॉपर और जिंक का एक ट्रेसेस एलिमेंट रखा है। बूस्टर में भी हमने रखा हुआ है, फ्रूट में भी हमने रखा हुआ है। बस पीकवांट जो 03932 है उसके अंदर कोई माइक्रो नहीं है और बाकी 41 टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप इसको उपयोग करते हैं तो मेरा मानना है कि 2 चीजें आप पाएंगे। एक, किन्नों की उतनी मोटी जो क्यूटिकल लेयर है उसके अंदर प्रवेश करना आसान नहीं होता किसी न्यूट्रिएंट को, पर न्यूट्रीवांट वहां पे ये गारंटी करेगा। और ये इसका एनपीके और सूक्ष्म तत्वों का जो बैलेंस है वो क्रॉप की हेल्थ को और बेटर करने में काफी कामयाब माना गया है, देखा गया है। तीसरा, जो पीकवांट की बात की 04932 की, पहले तो मैं बता दूं जितना भी न्यूट्रीवांट है वो लगभग किसी भी प्रकार के पानी से आप स्प्रे करेंगे तो वो उसके विपरीत प्रभावों को उसे प्रभावित नहीं होता और वो अपना काम पूरा करेगा। लेकिन जैसा मैंने अनुभव किया कि हमारे बागवान भाई जितने या जितने भी कृषक है वो जब स्प्रे करने जाते हैं तो वो सोचते हैं किसी के साथ में दवाई भी दे दूं। कोई भी किसान, बहुत कम ऐसे हैं जो दवाई के लिए अलग और खाद के लिए अलग छिड़काव करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि दवाई और खाद दोनों को बहुत हद तक ये कंपेटेबल है, उनको स्प्रे किया जा सकता है प्रिवेंटिव, मतलब बीमारी आने से पहले। लेकिन अगर बीमारी आ गई है तो उस समय पे सिर्फ एक 04932 है जिसमें नाइट्रोजन नहीं है, उसको आप उपयोग कर सकते हैं।
तो अगर आप कोई हर्बिसाइड यूज करते हैं या कोई फंजीसाइड यूज करते हैं, खासतौर से ध्यान रखना कोई भी एल्यूमिनियम बेस या सल्फर बेस नहीं हो, तो बाकी के साथ में शायद ये कंपेटेबल है और आप इनको उपयोग कर सकते हैं। आपको जो ये स्लाइड में मैं यही बताना चाह रहा था कि ये स्टडी ये कहती है कि अगर पानी का हार्डनेस ज्यादा है तो उसमें अगर कोई दवाई डालेंगे तो उसका असर घटेगा, यानी वो 100% कामयाब नहीं रहेगी। ऐसे ही अगर पानी का पीएच भी 7 से ऊपर है तो वो फिर काम नहीं करता है, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो आपका जो पानी है, जितना मैंने डिग्गी का चेक किया, वो 7.5-8 के आसपास में मैं देख पाया हूँ। तो आपको ये देखना है कि उसमें अगर आप कोई फंजीसाइड डालेंगे तो हो सकता है वो 15-20 मिनट में ही उसका हाफ लाइफ हो जाए, मतलब उसका असर आधा हो जाएगा, और ये आपकी दवाई के असर को कम करता है। तो ऐसे में जिनका भी पानी का पीएच अधिक है, मेरा सजेशन है कि वो 2-2.5-3 ग्राम 04932 उसमें डालें, या डाल के उसको घोल दें और उसके बाद में उसमें दवाई डाल के स्प्रे करें, तो वो उनको दवाई का असर ज्यादा मिलेगा, खास तौर से जब आप दवाई किसी बीमारी के आने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मली आपके शेड्यूल में है और उस समय पे ये फर्टिलाइजर का शेड्यूल भी है, तो आप दोनों को साथ कर सकते हैं, प्रिवेंटिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपेटेबिलिटी के लिए कोई भी दवाई को एक बार चेक कर लें, ताकि आप 100% श्योर होके वो दोनों स्प्रे एक साथ कर सकेंगे। जहां तक स्प्रे की बात है, तो हमने हर महीने में फरवरी टू नवंबर एक स्प्रे दिया है, और इसमें आप सिचुएशन के हिसाब से हम लोग स्प्रे को बदल भी देते हैं। लेकिन अभी यहाँ की अंडरस्टैंडिंग जो मेरी है कि शुरू में मेरा प्रयास है कि मैं फ्लावरिंग को बूस्ट करूं, इसलिए मैंने बिना नाइट्रोजन वाला स्प्रे सजेस्ट किया है फरवरी में। मार्च के अंदर उस फ्लावर में फ्रूट सेट हो, इसलिए मैंने फ्लावर ओपन हो तो फ्रूट सेट हो, तो इसलिए मैंने न्यूट्रीवांट स्टार्टर को दिया है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, और इसके साथ में आप जिंक और आयरन को एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रिएंट जो है ना आने वाले 2-3 महीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इनको जरूर अपने स्प्रे में लें। इसके अलावा जो हमारा फ्रूट एनपीके है, जब अप्रैल जो फ्रूट सेट हो जाता है, ये माना जाता है कि यहाँ से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट फ्रूट को चाहिए, तो हम जो जमीन में दे रहे हैं उसके साथ साथ में अगर हम स्प्रे में भी ऐसा लेके चलें तो आप के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि जिनके यहाँ पे बोरोन का लेवल कम है, उनको यहाँ पर बोरोन लेने की जरूरत है। मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, पर मेरा मानना है, क्योंकि कई जगह गया तो बोले हमारा सर बोरोन का लेवल बहुत है, क्योंकि बोरोन एक ऐसा है कि अगर ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिक हो जाता है, और कम रह जाए तो वो नुकसान भी करता है। तो इसलिए बोरोन को हमने सब्जेक्ट ऑप्शनल रखा है, सब्जेक्ट टू योर ऑर्चर्ड, कि आपके ऑर्चर्ड में बोरोन की कमी है, आप जरूर यूज करें, अगर नहीं है तो आप इसको इस खर्चे को स्किप भी कर सकते हैं। दूसरा, मई के अंदर फिर हमने वही फ्रूट दिया है, क्योंकि इस समय पे मुझे प्लांट की ड्रॉपिंग को एड्रेस करना है और साथ साथ में प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगस्त और सितंबर के अंदर मैंने उसकी साइज पे काम करने के लिए बूस्टर दिया है, और इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में फिर मैंने फ्रूट दिया है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग पे मैंने बनाया है, जिसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको जो याद रखने वाली चीज है वो दो ही है, कि फोलियर में फरवरी के अंदर पीक्वांट 04932 और मार्च के अंदर स्टार्टर, बाकी आगे का जो है वो शेड्यूल को देखते हुए आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मेरे ये जो सॉइल एप्लीकेशन में जो हमने आपको पॉलीसल्फेट को आपकी प्रैक्टिस में लाने की बात की है, आज किन्नों का 10-20% एरिया उसको अपना चुका है, और वो अपने बागों की हेल्थ को देख करके उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जहां पर भी ये खाद अवेलेबल है, आप लोग इसको जरूर अपनाएं और इसको अपना करके बागों को एक सही न्यूट्रिशन दें। सो आज के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ मेरी ये प्रेजेंटेशन आपके लिए काफी कामयाब रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक, आपका आवाज आ रहा है? कैन यू जी, अभी आ रहा है सर आवाज? अभी आ रहा है आपका आवाज। तो मैं ये चाहूंगा कि उस समय आपका आवाज नहीं आ रहा था, अगर आप हमारे किसान भाइयों को बता सकें कि आपने क्या अनुभव किया, या हमारे जो लोग हैं उनको आप
जो समझे उनकी समस्या को, उसमें क्या कुछ बताना चाहें यहाँ पे? तो सभी बागवान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग हर साल जनवरी के महीने में आपके अबोहर में जाते हैं, और जाने के बाद हम लोग वहाँ जितने भी एरिया में आपका किन्नू लगा हुआ है, हम तकरीबन सभी एरिया में जाकर के कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोगों से मिलें, बगीचों में जाएं। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जनवरी के महीने में, जनवरी 2 से लेकर के हम लोग 14 तारीख तक अबोहर और श्री गंगानगर एरिया में थे। पूरी टीम हमारी थी, और उसमें 2 काम हम लोगों ने किए। एक तो अलग अलग गांवों में जाकर के फार्मर मीटिंग्स हमने की, जिसमें हमारे जो चीफ एग्रोनॉमिस्ट हैं श्रीमान संजय बिरादर जी, वो भी थे, और हमारे जो जोनल मैनेजर हैं श्रीमान जीपी शर्मा जी, ये दोनों लोग थे। और उसके अलावा हम लोगों ने 1-to-1 फार्मर फील्ड पे जाकर के बगीचों को विजिट किया। तो हम लोग तकरीबन 10-12 दिन हम लोग अबोहर एरिया में रहे हैं। तो वहाँ जाकर के जो हम लोगों ने बगीचा विजिट किए, तो उसमें जो देखने को आया है बेसिकली, एक तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वहाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सॉइल पीएच का बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सॉइल पीएच तकरीबन सभी एरियो में हमने देखा कि 8 या उसके ऊपर ही है। जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। इवन जो हमारा अभी कैनाल वाटर है, जो नहर का पानी आता है, उसका भी पीएच लास्ट ईयर हमने टेस्ट किया था, तो नहर के पानी का पीएच भी 8 था। यानी सॉइल का पीएच भी ज़्यादा है और पानी का पीएच भी ज़्यादा है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें जो हम डाल रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी के इश्यूज हमने सभी बगीचों में देखे। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू हम लोगों ने वहाँ नोट किया, बेसिकली जो फंगल डिजीज हैं, खास करके रूट रॉट की जो समस्या है, गमोसिस की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने वहाँ देखी। इसके अलावा हम कुछ ऐसे फार्मर से भी मिले जो आईसीएल के शेड्यूल पिछले 2-3 साल से यूज कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन फील्ड्स में और बाकी फील्ड्स में जो मेरे को डिफरेंस दिखा है कि जहां आईसीएल की खादें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां बेहतर, जो जनवरी के महीने की अगर हम बात करें, जनवरी के महीने में बेसिकली वहां पे बगीचों के अंदर येलोनेस यानी कि पीलापन बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। अगर लेट हार्वेस्टिंग हो तो वहां लीफ फॉल बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। तो जहां भी हमने आईसीएल के जो हमारे यूजर फार्मर्स हैं, वहां हमने एक चीज पाई कि वहां प्लांट हेल्थ एज कंपेयर टू अदर फार्मर्स बेहतर हमें दिखी। उसके अलावा जो कुछ फोटोग्राफ्स भी हमने सर आपको भेजे थे, कुछ डिफिशिएंसी सिम्टम्स थे। उसके अलावा जो दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है रूट रॉट के अलावा, जो डाईबैक का इशू है, डाईबैक का इशू बहुत बड़े पैमाने पर इस समय अबोहर और श्री गंगानगर के एरियो में देखने को आ रहा है। इवन मैं ये कहूँगा कि जितना भी हम लोग 10, 12, 15 दिन वहाँ रहे हैं, सबसे बड़ा मेजर इशू इस समय डाईबैक का है। तो डाईबैक के क्या कारण हैं उनको एक्सप्लेन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेजर इश्यूज ये हैं। बाकी तो इस बार प्राइस काफ़ी अच्छा रहा है, तो फार्मर्स जो हैं काफ़ी हैप्पी हैं, खुश हैं कि अच्छा प्राइस मिला है इस बार, और आशावान भी हैं कि आने वाला समय या आने वाला जो साल है वो बहुत अच्छा जाएगा उनका। ये सब कुछ चीज़ें सब हमने वहाँ देखी हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हमने सर वहाँ पाए हैं, रूट रॉट और खास करके डाईबैक, ये और गमोसिस, ये 3 इश्यूज काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिले हैं सर। तो इनसे न्यूट्रिशन का क्या रिलेशन है, या हम इनको सही मैनेजमेंट करके कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं इन बीमारियों से, तो वो सर आप थोड़ा सा इसके बारे में जरूर एक्सप्लेन करें। देखिए, इसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो तो दवाई की कंपनी सब बताती हैं, लेकिन एक तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, मेरी समझ में जो आता है या जो मैंने समझा है, सीखा है, उसमें एक तो ये है कि जितने भी पुराने बाग हैं उनमें जो ये गमोसिस की समस्या आ रही है, तो इसको देखने के लिए पहली चीज तो यही है कि इसको एक सन एक्सपोजर देने की जरूरत है। तो आप लोग इस बार जो लोग भी अभी, क्योंकि हार्वेस्ट हुआ है और आपका बगीचे में एक विंडो ओपनिंग कीजिए,
विंडो ओपनिंग को मैं अगर अनफॉर्चुनेटली मैंने लगाया नहीं, मैं लगा सकता हूँ वापस से। एक मिनट, अगर विंडो ओपनिंग मुझे दिखानी है तो आई कैन शो ऑन सॉरी इसमें नहीं है, मैं दूसरे लैपटॉप पे हूँ। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि एक आप जो सनलाइट आती है ना सुबह की, आपको एक जब ट्रेनिंग करेंगे तो इतना उसको खोल दीजिए पेड़ को ऊपर से नीचे तक कि सुबह की जो सनलाइट है वो पूरे प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करे और सीधे तने पे जाके हिट करे। तो वहां से एक आपको जो है ना नेचुरल बूस्ट मिलेगा आपकी क्रॉप में, और आपको जो एक अल्टरनेट बियरिंग है या फ्रूटिंग फ्लावरिंग बट जो कम हो जाती है, एक साल ज्यादा एक साल कम हो जाती है, वो उन सब चीजों की समस्याओं में आपको निजात मिलेगी। दूसरा, जो दवाई का उपयोग करना है, इसमें क्या होता है कि बगोमोसिस एक बार आ गया, पहली चीज तो ये डायग्नोस करना बड़ा इतना इजी नहीं होता कि आप ये आने से पहले पता चल जाए, इसका कारण रूट के अंदर से आता है। तो उस समय पे आपको वीकली अच्छा फंजीसाइड का उपयोग करना चाहिए और पूरे तने पे कॉपर पेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे कि आप इसको सुधार सकें। और तीसरा, जितना भी है पानी को तने से टच होने से बचाएं, यही एक गमोसिस के लिए है। दूसरा जो आपने कहा कि जो आई फॉरगेट द क्या नेक्स्ट क्या था आपका, रूटिंग डाईबैक का। देखिए ये डाईबैक ये रूट रोड से ही जुड़ा हुआ है, इसको आप विल्ट कह सकते हैं, रूट रोड कह सकते हैं, जो भी कह लें। जैसे क्या होता है कि अगर आपके पेड़ में कोई एक शाखा सूख रही है, इसका मतलब है कि ये विल्टिंग का इशू आ रहा है। लेकिन अगर पूरा पेड़ में एक साथ जगह जगह पे आपकी डाईबैक हो रही है, तो ये कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन है। तो उसमें ड्राई शूट्स को आपको रिमूव करना होगा, कंटिन्यूस फंजीसाइड को ड्रेंचिंग या फिर स्प्रे में यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप इससे बचेंगे। और जो कटिंग है आपकी, उसको ऐसा रखिए कि आपकी सनलाइट पूरी अंदर तक जाए, तब देखिएगा आप। नॉर्मली लोग बाग इसको गर्मी को देखते हुए प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग नहीं करते कि जितनी छाया रहेगी उतना मेरा फ्रूट, जितना फ्रूट आपका अंदर लगेगा ना वही क्वालिटी फ्रूट है, और वो तभी लगेगा ज्यादा जब आपकी ट्रेनिंग प्रूनिंग अच्छी होगी। तो उस पर विशेष जोर देने की जरूरत है। और इसके साथ में अगर आपने न्यूट्रिशन सही रखा तो आप बहुत कुछ बचा पाएंगे, और साथ में जो आपका दवाइयों का शेड्यूल है उसको आप चला के बाग को सुरक्षित कर सकते हैं बीमारियों से। सूरज, कोई सवाल है इस समय? अच्छा, एक चीज को मैं क्लियर कर दूं कि पिका सीड हमारा जो एक फर्टिलाइजर है, ये एक फर्टिलाइजर नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है, पेटेंटेड सॉल्यूशन है बाय आईसीएल। आज वर्ल्ड में जितना भी हाई प्रॉब्लमेटिक हाई पीएच प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, वहां पे पिका सीड हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट है। और इसीलिए पंजाब, हरियाणा और गुजरात गंगानगर का जो तीनों एरिया पर हमारी जो टीम का रिकमेंडेशन है वो पिका सीड का है। बट वो तब है जब आपकी सॉइल में पिका प्रॉब्लम है। अगर वो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आपको एक लो पीएच फर्टिलाइजर लेके चलने की जरूरत है। और उस रिकमेंडेशन में आप जो हमने बताया एमएपी के साथ में भी शुरुआत कर सकते हैं, और लो पीएच फर्टिलाइजर लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तब आपको फर्टिगेशन में हमेशा एक पिका सीड का डोज हमेशा कैरी करना पड़ेगा, खास तौर से शुरुआत के 3-4 महीने। अदरवाइज जो हम शेड्यूल आपको बताए हैं वो आपके लिए कामयाब रहेगा। सूरज, कोई सवाल है? हाँ सर, एक आया सर। पॉलीसल्फेट टोमेटो क्रॉप में 100 दिन के बाद ड्रिप से दे सकते हैं क्या? नहीं, पॉलीसल्फेट ड्रिप का प्रोडक्ट ही नहीं है सर, आप गलत उसको पकड़ रहे हैं। ये सॉयल ग्रेड का प्रोडक्ट है, इसका ब्यूटी ही सॉयल में है, क्योंकि ये स्लो रिलीजिंग न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। जब आप इसको देते हैं तो ये अपना न्यूट्रिएंट को आने वाले 2-3 महीने के अंदर रिलीज करता है। इसी कारण से इसके रिजल्ट्स जो है बेसल के अंदर आते हैं और ये इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आप इसको ड्रिप में ना चलाएं, इसको हमेशा सॉइल के अंदर दें। अगर आपने बेड प्रिपरेशन के समय दिया है तो आप उसकी को देख सकते हैं।
एक सवाल मैं ही पूछता हूँ सर फार्मर्स के बिहाफ पे, जो कि अपने को मोस्टली वहाँ लोगों ने पूछा है कि नहीं, मिट्टी कोई का सवाल पीएच अगर ज्यादा है। एक मिनट, कोई सवाल और है सूरज? और नहीं है नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो फिर आप पूछ सकते हैं। हाँ, उसमें ये है सर कि मिट्टी के पीएच का जो डिजीज है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, और अगर आता है तो फिर कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि सॉइल के पीएच को हम कैसे सुधार सकते हैं। ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया वहां पे। ओके, आप ये कह रहे हैं कि सॉयल पीएच का बीमारी के ऊपर, राइट? जी, जैसे रूट रॉट है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, देखिए ये तो और इसको कैसे हाँ, प्रिवेंट कर सकते हैं, पीएच को ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए पीएच को कोई वन टाइम सॉल्यूशन नहीं है ठीक करने का। हाँ, पहली चीज, हर फंगस जो होती है, ये फंगस कुछ जो होती है वो एल्कलाइन पीएच में ज्यादा वो काम करती हैं। अगर आपका और जो अगर आप पीएच को नीचे लाते हैं तो वहां पर थोड़ा बड़ा इजाद पाते हैं, लेकिन ये सभी फंगस के साथ में एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज स्पीसीज जो कि अल्कलाइन पीएच में। तो अब जो किन्नों के अंदर जो एरिया में आ रही हैं, अगर उसके बारे में सोचा जाए तो उसमें थोड़ा बड़ा प्रभाव जो है वो, एक तो देखिए, अगर एरिएशन जमीन के अंदर, अगर आपका जो सबसे बड़ा यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है ओपन इरिगेशन। ओपन इरिगेशन जो है हमारे बागों का, वो अगर आप देखेंगे तो उसके कारण क्या होता है कि एक सबमर्ज कंडीशन पैदा हो जाती है, खास तौर से उन मिट्टी में जहां पर क्ले ज्यादा है। और वो क्या होता है, एकदम से पानी भर जाता है। जब पानी भर जाएगा तो वहां पर क्या होता है कि रोटिंग चालू होती है, और रोटिंग चालू होने से क्या होता है, सेल जो उसकी रूट की जो स्किन है उसमें फंगस एंटर कर जाती है, क्योंकि हमारी सॉइल में फंगस है। अगर हम इसी को एक ऐसा इरिगेशन दें कि कभी भी मर्स कंडीशन नहीं होगी, तो वो ज्यादा सुटेबल होगी, वहां बीमारियां कम आने की आशंका होगी। पहली चीज, पीएच को जो सुधारने का तरीका है वो दो ही है, या तो रिक्लेमिनेशन करें, लेकिन रिक्लेमिनेशन ऐसा नहीं है कि एक बार किया और उससे काम हो जाएगा। ये उस तरीके से है जैसे कि दांतों में पायरिया लग जाता है, तो दांतों में पायरिया लग गया तो उसकी स्केलिंग जो है हमेशा करते रहनी पड़ती है, यानी हर 4 महीने में सफाई करनी पड़ती है। ऐसे ही अगर सोयल का पीएच डिस्टर्ब है, अब सोयल का पीएच डिस्टर्ब दो प्रकार से होता है। एक तो सोयल का नेचर बनी ऐसी है कि उसका नेचर ही एल्कलाइन है, और एक है कि आपके पानी ग्राउंड वाटर के कारण वो एल्कलाइन हुआ है। तो जो सोयल ही एल्कलाइन है उसके लिए आपको हमेशा रिक्लेमेशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सॉइल सॉल्यूशन के साथ में एसिडिक फर्टिलाइजर चलाते हैं तो ये 90% आपको उस प्रॉब्लम से दूर रखेगा और आपके बाग सुरक्षित रहेंगे। और हमें, क्योंकि बरसात जब होती है, तो वो पीरियड के अंदर आप देखेंगे जो सॉइल सॉल्यूशन होता है वो, क्योंकि नेचुरल वाटर आता है और वहां पर वो सॉइल न्यूट्रल हो जाता है, तो वहां से क्रॉप को रेस्पॉन्स मिलता है। तो हमको इरिगेशन में एसिडिक फर्टिलाइजर चला के ऐसी दशा में सॉइल सॉल्यूशन को एसिडिक बना के रखना है ताकि क्रॉप अच्छे से रेस्पॉन्ड करे। तो आई थिंक अगर कुछ और नहीं है तो आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा, एक ही है, फरवरी में ये समय बेसल फर्टिलाइजर का है, और हमारे किसान भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि वो अपने बागों में इस समय पॉलीसल्फेट का प्रयोग करें, और फोलियर स्प्रे में, जो कि इस समय पे आप सिट्रसाइला के लिए भी स्प्रे कर रहे होंगे, तो 04932 का प्रयोग करें। ये दो तरीके से कामयाब होगा। एक फास्फोरस रिच करेगा तो फ्लावरिंग को बूस्ट करने में आएगा, और आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, फ्लावर इनिशिएशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद में एक स्टार्टर का स्प्रे करें, और जो अप्रैल की दशा होगी उस समय पे अगर जरूरत होगी तो हम एक बार पुनः आप लोगों के बीच में चर्चा लेके आएंगे। लेकिन मेरा यही है, जिनके पास ड्रिप है प्लीज धीरे धीरे अपने आप को फर्टिगेशन में शिफ्ट करें। अगर कोई समस्या है तो आईसीएल से मिले, या जिन्होंने फर्टिगेशन ड्रिप इंस्टॉल किया उनसे मिले, ताकि आपके ड्रिपर्स को चेक करें और फर्टिगेशन बढ़े। और अगर अभी भी आप वैसे ही करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप उसको स्प्लिट एप्लीकेशन करें, 4 एप्लीकेशन में आप जाएं, और उसमें आप 049 जो हमारे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स हैं, खासतौर से एसिडिक फर्टिलाइजर मैकफोस का प्रयोग करें अप्रैल में,
और बाकी जो फर्टिलाइजर्स हमने बताए हैं शेड्यूल में भी हमने मेंशन किया है, वो आप तक पहुंचेगा जल्दी, तो उसको देखते हुए आगे अपने फसल को सही न्यूट्रिशन दें। आज की इस सभा में जुड़ने के लिए आप सभी किन्नौर के किसान भाइयों को ICL इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।